दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंडियन पेनल कोड का एक सीरीज चला रखा हूं, जिसमें कि हम सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 34 तक कवर कर चुके हैं। और इसके लिए मैं 3 लास्ट वीडियो बना चुका हूं। उसी क्रम में यह चौथा वीडियो है, जो कि सेक्शन 34 चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सेक्शन 34 को दोबारा से कवर करते हैं। तो सेक्शन 34 में क्या कहता है कि कॉमन इंटेंशन के बारे में बोलता है। सेक्शन 34 को नॉर्मली हम कॉमन इंटेंशन से जानते हैं। इसमें कहता है व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, मतलब एक क्रिमिनल एक्ट है जो मोर देन 1 पर्सन द्वारा किया गया है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल मीन्स क्या है? प्री मीटिंग ऑफ माइंड। पहले वो लोग आपस में मीटिंग कर लिया, उसी मीटिंग के तहत आगे का जो भी क्रिमिनल एक्ट है वो किया गया। उसी मीटिंग के ध्यान में रख के, उसी मीटिंग को मोटो में रख के, उसी मीटिंग को इंटेंशन में रख के आगे का एक्ट किया गया है। तो इसलिए बोलते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, देन ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट। तो प्रत्येक व्यक्ति उस पर एक्ट के लिए लायबल होगा, इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाय हिम एलोन। इसी तरह से जैसे कि वह उसके द्वारा अकेला किया गया कार्य हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, बैंक डकैती हो रहा है। बैंक डकैती में क्या है, एक बंदा रोड पे पुलिस आएगा तो उसको सूचना देगा अंदर मोबाइल से, हेडफोन सब लगाए हुए, सबका मोबाइल ऑन है, तो उसके लिए वो खड़ा है रोड पर। दूसरा बंदा वैन में खड़ा है जो कि गाड़ी स्टार्ट रखा हुआ है, बोरा से आएगा, पैसे भर के, सोना चांदी गहना भर करके लॉकर से, तो उसको लेकर के भागने के लिए। और तीसरा व्यक्ति है गेट पर है, जो भी इशारा करेगा अंदर, ये इशारा के लिए वो वेट कर रहा है अंदर। और चौथा है जो सबको बंधक बनाए हुए है। पांचवा 2 आदमी मिल करके बंधक बंदूक के बल पर। छठा है जो लॉकर तोड़ रहा है हथौड़ी चीज़ें वगैरह से। पांचवा है जो सबको चाबी मांगा, नहीं चाबी मांगा तो 3-4 को उसने शूट कर दिया, मीन्स मर्डर कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंट एक्ट कमिट हुआ है। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, एक क्रिमिनल एक्ट हो या एक से अधिक क्रिमिनल एक्ट किया गया हो, सेवरल पर्सन द्वारा, मोर देन 1 पर्सन द्वारा यहाँ किया गया है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ, जो मीटिंग हुआ है कि बैंक डकैती करना, उसी के तहत ये काम किया गया, देन ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाय हिम एलोन। तो उसमें से जो बाहर वेट कर रहा है, जो गेट पे वेट कर रहा है, वो भी मर्डर के लिए लायबल है, बैंक डकैती के लिए लायबल है। प्रत्येक व्यक्ति बैंक डकैती मर्डर के लिए लायबल है, क्योंकि मर्डर क्या है? बैंक डकैती का मीटिंग हुआ था, मर्डर का तो मीटिंग हुआ नहीं था। तो मर्डर क्या क्यों हो गया? तो मर्डर है बैंक डकैती का प्रोबेबल काज है कि यदि बैंक डकैती आप करते हो तो मर्डर होगा ही होगा कमिट। लेकिन कोई मोलेस्टेशन कर दिया तो उसके लिए सभी लायबल नहीं होगा। उसके लिए जो मोलेस्टेशन किया है तो वो सिर्फ बंदा लायबल होगा, क्योंकि प्रोबेबल काज बैंक डकैती का मोलेस्टेशन नहीं है। बिना मोलेस्टेशन हुए भी बैंक डकैती किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं कि इसेंशियल क्या है। इसेंशियल ऑफ सेक्शन 34, तो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट कमिटेड बाय मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। उसके बाद एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होना ही चाहिए। उसके बाद एक्ट कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। पहले प्लान बना के फिर काम करेगा, पहले मीटिंग करके फिर काम करेगा, पहले कंस्पिरेसी करके फिर काम करेगा, तभी कॉमन इंटेंशन लगेगा। ऐसा नहीं कि एक उधर से आया, एक उधर से आया और कुछ कर दिया अपराध, तो वो कॉमन इंटेंशन में सेक्शन 34 नहीं लगेगा। उसके बाद चौथा है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। प्रत्येक व्यक्ति का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति घर पे सोया है तो उस पर सेक्शन 34 नहीं लगेगा। कम से कम रोड पे है उस पर लगेगा, गेट पे है उस पर लगेगा, वैन चला रहा है उस पर लगेगा, वैन में बैठा है उस पर लगेगा, बंधक बना रहा है उस पर लगेगा, किसी ने लॉकर तोड़ा उस पर लगेगा, किसी ने मर्डर कर दिया उस पर लगेगा, किसी ने बैंक का लॉकर का चाबी मांगा, कैशियर से चाबी मांगा कैश के, तो उस पर लगेगा। तो सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाए, भले ही वह वेट कर रहा हो, भले ही वह खड़ा हो, तब भी उसको माना जाएगा कि एक्टिव पार्टिसिपेट किया है। अब मर्डर के लिए सभी लायबल होंगे, डकैती के लिए सभी लायबल होंगे, भले ही एक व्यक्ति ने किया हो। मर्डर तो एक ही व्यक्ति करेगा, डकैती भी एक ही व्यक्ति करेगा, लेकिन सब लायबल होगा। अब इसमें कुछ केस है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसमें कुछ केस देखते हैं। तो पहला केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्पेरर AR 1925 प्रिवी काउंसिल का।
तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रोविजन of section 34 come into application when the accused person actively participate in the execution of pre-arranged plan। कहता है कि सेक्शन 34 तभी लगेगा जब प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो, पहले से मीटिंग किया गया हो, पहले से कंस्पिरेसी किया हो, पहले से प्री अरेंज प्लान किया गया हो, वेल प्लान किया गया हो और फिर एक्ट कमिट किया गया हो, तभी है जो सेक्शन 34 लगेगा। और उन लोगों को लगेगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो, जो हाईली रिमोट है, जो घर पर सोया है, भले ही वो मीटिंग में भाग लिया लेकिन उस दिन वो आया नहीं, घर पर सोया है, तो उस पर सेक्शन 34 नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट ऑल मस्ट डू द क्रिमिनल एक्ट। एक्टिव पार्टिसिपेशन का ये मतलब नहीं कि सभी ने बंदूक चलाकर मर्डर किया, सभी ने डकैती किया। एट द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ क्राइम, स्पॉट पर सभी प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई रोड पर होगा, कोई वैन चला रहा होगा, कोई वैन में बैठा होगा, कोई बैंक के गेट पर होगा, तो पुलिस आएगा तो उसको इशारा करेगा, उसके बाद किसी को अंदर जाने नहीं देगा, बाहर से सबको निकालेगा एक, तो सब पे लगेगा। एंड दे ऑल्सो वर्क व्हेन मेयरली कीप स्टैंडिंग, तो वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन उस व्यक्ति का ही माना जाएगा जो मात्र वहाँ खड़ा है, उसको भी एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाएगा। एंड दोज हु कीप वेटिंग, और सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि आएगा, बस बैग रखेंगे वैन में और वैन चला करके भाग जाएंगे, तो उसको भी एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाएगा। अब दूसरा केस है दोस्तों, हरवंश कौर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा AR 2005 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2989। ये हरवंश कौर में क्या कहा देखते हैं दोस्तों कि इन दिस केस इट वाज कंक्लूडेड दैट सेक्शन 34 इज मेयर रूल ऑफ एविडेंस। सिर्फ यह रूल ऑफ एविडेंस है, सेक्शन 34 कोई अपने आप में अपराध क्रिएट नहीं करता, सेक्शन 4 कोई किसी पनिशमेंट को नहीं बताता, सेक्शन 4 ना तो अपराध के लिए बताता है ना पनिशमेंट को बताता है। आप सेक्शन 34 लगाते जो भी अपराध किया है और उसका जो भी पनिशमेंट है, तो ये माना जाएगा कि सबने मिलकर अपराध किया और सबको पनिशमेंट मिलेगा। तो सेक्शन 4 कोई अपराध को और नहीं बताता है और ना कोई पनिशमेंट को बताता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस, यह सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। ये बोलता है हरवंश कौर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में। उसके बाद तीसरा केस भी है इसमें दोस्तों, महेश वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1958 का, ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 672 का है। अब महेश इसमें क्या कहा देखते हैं। इसमें कहा है कि सेक्शन 34 इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। एक भी किया है तो सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 का ज्वाइंट लायबिलिटी होगा। भले ही अपराध एक ने किया लेकिन 10 लोग का ज्वाइंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि 10 ने एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें किया है। तो ये महेश वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1958 AR सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 672 में बोला गया है कि यह प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 34 इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, यही बताया है महेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक और केस है राजू वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। राजू वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि इन दिस केस एक्यूज्ड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस बट देयर इज नो एविडेंस ऑफ हिज प्रेजेंस बिहाइंड सच इंसिडेंट। Acquittal was made as there was no evidence even with the general intention। अब घर के पीछे खड़ा था, लेकिन घर के पीछे खड़ा था उसी ग्रुप के बिलोंग करना चाहिए तभी उस पर लगेगा। बहुत सारा लोग रहता है जो घर के पीछे सिगरेट कोई पी रहा है, कोई वहाँ से गुजर रहा है, कोई वहाँ पर खड़ा है, कोई वहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन उस ग्रुप का, उस गैंग का मेंबर नहीं है, डकैती हो रहा उसका मेंबर नहीं है, तो उस पर 34 नहीं लगेगा। ये बोला है राजू वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में 2014 सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, AR पेज नंबर 3741 में। उसके बाद एक और केस है ऋषि देव वर्सेज पांडे। ऋषि देव पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1995 का केस है, AR
सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 311 है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि जनरल इंटेंशन कैन बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम द सिचुएशन अराउंड and from the conduct of parties. General intention may also arise at the place of incident. General intention may also arise at the place of incident. General intention may also arise at the on the spot. स्पॉट पे अचानक से मिला, प्लानिंग कर दे, ठीक है इसको पीटते हैं, ठीक है इसका मर्डर कर देते हैं, सभी ने बोला मारो मारो चलो इसका मर्डर ही कर दो, तो एक ने मर्डर कर दिया, तो वहाँ जनरल इंटेंशन हो गया और प्री अरेंज प्लान हो गया। कब हुआ? ऑन द स्पॉट हुआ, जस्ट मर्डर करने से पहले हुआ, इसलिए वहाँ सेक्शन 34 लगेगा। ये कहा है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एड सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 311 में। अब एक और केस है दोस्तों, उसको देखते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या कहता है? एक है महबूब शाह वर्सेज इम्पेरर में। ये कराची का केस है, कराची पहले इंडिया का पार्ट था, उसी समय का केस है। महबूब शाह वर्सेज इम्पेरर। महबूब शाह वर्सेज इम्पेरर, ये है 1945 का केस, 1945 EIR 1945 EIR प्रिवी काउंसिल का केस है। पीसी मतलब प्रिवी काउंसिल का केस है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें भी मोर और लेस ऊपर वाला ही बात बोला गया है। एक कराची का केस है, इसमें बोला गया कि सेक्शन 34 शैल बी अप्लाई टू प्रूव कन्विक्शन दैट द क्रिमिनल एक्ट हैज बीन डन एज इट वाज प्लान्ड। तो जैसा प्लान था वैसा ही किया गया क्रिमिनल एक्ट, इसको प्रूफ करने के लिए सेक्शन 34 लगाया जा सकता है। सेक्शन 34 शैल बी अप्लाई टू प्रूव कन्विक्शन दैट द क्रिमिनल एक्ट वाज डन एज इट वाज प्लान्ड। जैसा ये प्लान किया गया था वैसा ही क्रिमिनल एक्ट किया गया है। ये भी प्रूफ करने के लिए इसको सेक्शन 34 को अप्लाई इन्वोक किया जा सकता है। एक इसमें बोला महबूब शाह वर्सेज इम्पेरर में बोला। अब है दोस्तों कि इसका हम इसेंशियल ऑफ सेक्शन 34 देख चुके हैं। अब देखते हैं कि फॉलोइंग आर द मीनिंग ऑफ जनरल इंटेंशन। जनरल इंटेंशन का मीनिंग क्या है? जनरल इंटेंशन का मीनिंग है पहला कि प्री डिटरमाइंड प्लान, मतलब पहले से प्लान वेल प्लान किया गया, मीटिंग किया गया, कंस्पिरेसी किया गया। और दूसरा मीनिंग क्या है? डिजायर टू डू क्रिमिनल एक्ट विदाउट इमेजिनिंग इट्स रिजल्ट, बिना इसके रिजल्ट को इमेजिन किए कि क्या रिजल्ट होगा। डिजायर टू डू द क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, तो वो भी आएगा कॉमन इंटेंशन में, उसमें वो भी आएगा जनरल इंटेंशन में। उसके बाद गिल्टी माइंड होना चाहिए सॉरी, गिल्टी माइंड होना चाहिए। रॉन्गफुल इंटेंशन फॉर क्रिएशन ऑफ क्राइम सो हैपेंड। गिल्टी माइंड या रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए फॉर कमिटिंग द क्राइम। डिजायर टू डू द क्राइम बट नॉट विद द इंटेंट ऑफ इट टू हैपन। जैसे उसने डकैती किया तो लॉकर खुला ही नहीं, एक लॉकर मान लो नहीं खुला तो क्या डकैती परफॉर्म नहीं हो गया? हो गया। एक लॉकर छोटा खुला, उसमें कम सोना चांदी था या कम पैसे थे, वो खुला, और बाकी बड़े बड़े खुले नहीं, बड़े बड़े के अटेम्प्ट किया गया, तब भी डकैती हो गया माना जाएगा। उसके बाद प्रेजेंस के बारे में, एक्यूट के बारे में क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वेरी क्लोजली एकदम जहाँ इंसिडेंट हो रहा हो ऑन द स्पॉट एकदम प्रेजेंट हो। मेयर रोड पे खड़ा हो भी चलेगा, गेट पर वेट कर रहा हो वो भी चलेगा। तो हाईली रिमोट नहीं होना चाहिए। हाईली रिमोट मीन्स घर पर सोया है तो वो नहीं चलेगा, उसको नहीं माना जाएगा कि उसने क्रिमिनल एक्ट किया है और उस पर सेक्शन 34 नहीं लगाया जा सकता। तो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज के बारे में क्या बोलता है? सॉरी, इट डज नॉट मीन बीइंग वेरी क्लोज। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बैंक में घुस गया, लॉकर के पास है, बंदूक चला रहा है उसके पास है, ऐसा नहीं है कि वेरी क्लोज होना चाहिए। इट कैन बी
for such as to alert or to give information about any risk। अलर्ट कर देगा कि पुलिस आ रही है, इंफॉर्मेशन दे देगा, लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, भाग जाओ सब। हाँ, तो वैन में सब बैठेगा और भाग जाएगा, तो वो भी चलेगा। और वो पकड़ा गया तो उसी के मीन्स पकड़ा गया तो उसी के सुराग पे सारे पकड़े जाएंगे। टू ब्रिंग और टू टेक अवे पार्टनर्स मीन्स इट इज नेसेसरी टू स्टे इन्वॉल्व इन द एक्चुअल वर्क। और पार्टनर को ले करके भगा कर लेके चला गया, तो ये भी है कि वह उस काम में सम्मिलित है। मीन्स तब 34 लगाया जा सकता है, इन्वोक किया जा सकता है सेक्शन 34। तो सेक्शन 34 में इतना ही दोस्तों। अब आगे देखते हैं सेक्शन 35। व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। तो इसमें क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन की बात करता है। यदि क्रिमिनल नॉलेज से कोई काम किया जाए तो उसको अपराध माना जाएगा, क्रिमिनल इंटेंशन से कोई अपराध किया जाए, कोई एक्ट किया जाए तो उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। ये कह रहा है 35 में। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention, it is done by several persons. Each of such person who joins in the act with such knowledge or such intention is liable for that act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention। अब इसको सेक्शन 34 से ही रिलेट करके जाना या पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये कहता है कि कोई है जो मान लो कि राइट हो गया, तो राइट हो गया, दंगा हो गया, उसमें क्या है कि घर में आग लगाना है, घर से सामान लूटना है। अब ये नॉलेज है, ये जानकारी है, पहले तो खड़ा होकर देख सकता है, देख रहा, बाद में क्या है ये सम्मिलित हो गया, घर में क्या हो गया, सामान लूटने में, घर में आग लगाने में, ये भी सम्मिलित हो गया। तो क्या इसके ऊपर सेक्शन 34 नहीं लगेगा? लगेगा। इसका ज्वाइंट लेबिलिटी नहीं है, तो ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 35 में लिखा है कि whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable, तो उस वो liable हो जाएगा for an act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। तो ये यहाँ प्री डिटरमाइंड प्लान या प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट हो गया है। ऑन द स्पॉट प्री डिटरमाइंड प्लान हो गया, प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो गया कि जो नॉलेज है उसी नॉलेज से, जो इंटेंशन है उसी इंटेंशन से हम भी वो काम करने लगे, तो भी सेक्शन 34 लग जाएगा बिना प्री मीटिंग ऑफ माइंड का। ये कह रहा है सेक्शन 35 में। तो सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 कहता है whenever an act is when an act is criminal by reason of its being done with criminal knowledge or criminal intention। ये क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन की बात करता है। क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल सेक्शन 35 क्या कहता है? क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन की बात करता है। यदि क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन से कोई गैंग पहले से ही कोई अपराध कर रहा है और उसमें आप ज्वाइन करते हैं, तो कहता है कि उसका भी लायबिलिटी हो जाएगा। प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, एक दूसरा से पहले कभी नहीं मिला, यहाँ भी मीटिंग नहीं किया, फिर भी सेक्शन 34 लग जाएगा और ज्वाइंट लायबिलिटी हो जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 35। क्या बोलता है? बोलता है whenever an act is an act which is criminal only by reason of its being done, whenever a criminal act is being done, whenever a criminal act is being done, whenever a criminal act is being done with a criminal knowledge or intention by an act or omission, whenever a criminal act is being done
by an act or omission, by an act और omission, एक क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है, इज एन ऑफेंस, और वो कैसा है, इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इट इज टू बी अंडरस्टूड, सॉरी 35, done by several persons, is an offense and done by several persons. Each of when a criminal act is being done by an act or omission is an offense, and it is done by several persons with a criminal knowledge or intention. And it is done by several persons with criminal knowledge or intention, with criminal knowledge or intention. Each of such person whoever joins in the act with such knowledge or intention. तो बाद में whoever joins, जो कोई भी ज्वाइन करता है, joins with such knowledge or intention, with such knowledge, मान लो कि राइट हो रहा है, तो राइट करने के उद्देश्य से कोई भी ज्वाइन करे और इंटेंशन से, कोई भी उस नॉलेज या इंटेंशन से whoever joins is liable for the act in the same manner. Is liable for the act. Is liable for the act. तो वह लायबल हो जाएगा एक्ट के लिए। As if the act were done by him alone with that knowledge or intention. As if the act were done by him alone with such knowledge और intention. देखते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, by him alone with that knowledge or intention, with that knowledge or intention, with that knowledge or intention. तो ये कहता है सेक्शन 34 में कि कोई भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड के तहत या नॉलेज के तहत कोई अपराध हो रहा है, जैसे राइटिंग हो रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और उसी नॉलेज और उसी इंटेंशन से कोई अन्य व्यक्ति बिना प्री मीटिंग ऑफ माइंड के उसमें ज्वाइन कर जाता है, तो उसका भी लायबिलिटी बनता है, उसी तरह से जैसे द एक्ट वेयर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन, तो वो भी लायबल हो जाएगा। ये कहता है सेक्शन 35 में। अब सेक्शन 36 क्या कहता है देखते हैं।
सेक्शन 35 तक हम लोग देख चुके हैं, अब सेक्शन 36 देखेंगे। सेक्शन 36 में क्या कहता है? सेक्शन 36 इसमें कहता है इफेक्ट कॉज पार्शली बाय एक्ट पार्शली बाय ओमिशन। इफेक्ट कॉज, इफेक्ट उसका इफेक्ट जो पार्शली थोड़ा एक्ट द्वारा किया गया, थोड़ा ओमिशन द्वारा। जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा भूखे छोड़ दिए तो वो कमज़ोर हो गया, थोड़ा उसके 2-4 लाठी मार दिए, 2-4 डंडे मार दिए और वो मर गया। पहले तो उसको बहुत कमज़ोर कर दिए भूखे 10 दिन रख करके, फिर उसको हाथ पैर से भी मार दिए और वो मर गया। तो क्या है, पार्शली एक्ट किया, मर्डर आपने किया, लेकिन पार्शली बाय एक्ट पार्शली बाय ओमिशन। पार्शली भूखा रख कर, पार्शली उसकी पिटाई करके। सिर्फ उसके पिटाई हट्ठा कट्ठा रहता, खाता पीता पिटाई करके करते तो स्ट्रगल दोनों के बीच ज़्यादा होता, दोनों के बीच फाइट होता। तो ऐसा नहीं करके पार्शली बाय एक्ट पार्शली बाय ओमिशन करके कोई अपराध किया तब भी माना जाएगा कि आपने मर्डर किया है, और सेम लायबिलिटी होगा जो मर्डर का पार्शली बाय एक्ट या पार्शली बाय ओमिशन कीजिए या फुल्ली ओमिशन से कीजिए या फुल्ली एक्ट से कीजिए, लायबिलिटी सेम होगा, मर्डर का लायबिलिटी बनेगा। देखते हैं सेक्शन 36। वेन एवर द एक्ट ऑफ ए पर्सन wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. It is to be understood that the causing of that effect partly by an act, partly by omission is the same effect. Section 34 में effect caused by partly by act, effect है caused by, effect caused by effect caused by partly by act and or partly by omission। तो पार्टली एक्ट के द्वारा किया गया, पार्टली ओमिशन के द्वारा किया गया, तब भी वो अपराध माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये इंटेंशनली कॉज जेड डेथ पार्टली बाय लीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग ए हैज कमिटेड मर्डर। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है ये इंटेंशनली कॉजेड जेड्स डेथ, ये इंटेंशनली causes जेड्स डेथ, causes जेड्स, अब यहाँ ऐसे लिखते हैं जेड्स डेथ, तो ये तो डेथ का डेथ कर दिया, लेकिन कैसे किया? तो कहता है पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड, पार्टली बाय इलीगली omitting to give, partly illegally omitting to give जेड फूड, फूड नहीं दिया, जेड को खाना नहीं दिया, ठीक है। एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, और पार्टली उसको पिटाई करके, तो इस तरह से उसकी डेथ हो गई, तो मर्डर के लिए ये लायबल होगा नहीं। ये क्या किया कि जेड को खाना नहीं दिया, मान लो पहले 10 दिन, उसके बाद खाना नहीं दिया, बहुत कमज़ोर हो गया तो उसको पिटाई कर दिया, दवा और खाना देने की जगह पर उसकी पिटाई कर दिया, और इस तरह से उसको पीट पीट कर जान से मार डाला, तो ए हैज कमिटेड मर्डर, ए हैज कमिटेड मर्डर। तो ये मर्डर के लिए लायबल होगा।
उसके बाद सेक्शन 37 देखते हैं। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, सेवरल एक्ट मिला करके एक ऑफेंस किया गया, उसमें आप कोऑपरेट कर देंगे तो आपको पार्टिसिपेशन उसमें माना जाएगा। कहता है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. Section 37, सेक्शन 37 में क्या कहता है कि कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, by doing one of several acts, cooperation by doing one of several acts constituting an offense, constituting an offense। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं तो समझ में आएगा। A, B agreed to murder Z by severally and at different time, giving him a small dosage of poison। A और B ने प्लान किया कि जेड का मर्डर कर देना है, तो कैसे? थोड़ा थोड़ा उसको जहर दे करके, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ओकेजन पे डेली जहर दे करके उसका मर्डर कर देना है। A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z। A, B दोनों प्लान बना करके B को जहर देना शुरू कर दिया। Z dies from the effect of several doses of poison so administered to him। और धीरे डेली थोड़ा थोड़ा A आज दिया, कल B दे दिया, कल फिर परसों A दे दिया, फिर B दे दिया, इस तरह से डेली दिया। मान लो कि 10 दिन ऐसे लगातार दिया तो 10वां दिन उसकी डेथ हो गया, तो दोनों मर्डर के लिए लायबल होगा। Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder and as such each of them does an act by which the death is caused। They are both guilty of offense though they act are separate। हालांकि उनका एक्ट सेपरेट है लेकिन दोनों मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। मर्डर एक ही हुआ, अब दोनों लायबल हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी आर ज्वाइंटली जेलर्स, ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर्स, दोनों जेलर हैं। एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड, और जेड के चार्ज में है। ए प्रिजनर, जेड क्या है? प्रिजनर है, उसका इंचार्ज है। अल्टरनेटिवली मतलब ए ड्यूटी पे आता है तो बी ऑफ ड्यूटी पे रहता है, और जब बी ड्यूटी पे आता है तो ए ऑफ ड्यूटी पे रहता है। 8 ही घंटा तो ड्यूटी करेगा, तो एक दूसरे को ड्यूटी हैंड ओवर करता है। और जेड प्रिजनर है, अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स एट ए टाइम, 6 घंटे वो ड्यूटी दोनों करता है। ए एंड बी intending to cause Jet's death knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting, illegal omission करता है। क्या omission करता है? Each during the time of his attendance to furnish Jet with food supplied to them for that purpose। और उसको omit कर देता है। क्या omit करता है? कि उसको खाना नहीं देता है, जो आता है उसको खाना ही नहीं देता है। जेड डाइज ऑफ हंगर, तो जेड भूख से मर गया, तो भूख से क्या 6 घंटा में मर जाएगा? नहीं, 6 घंटा हुआ है वो नहीं दिया, 6 घंटे हुआ है वो नहीं दिया, फिर 6 घंटे दूसरा आया वो भी खाना नहीं दिया, तो दोनों ऐसे नहीं खाना दिया। 10 दिन मान लो नहीं दिया, 10 दिन में मर गया। जेड डाइज ऑफ हंगर, बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड। तो कहता है ए और बी दोनों जेड के मर्डर के लिए लायबल होंगे। एक उसमें कहता है, ये सेक्शन 34 में कहता है कि कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी जेलर का ही एग्जाम्पल दिया है कि ए जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर। ए इंटेंडेड टू कॉज जेड डेथ इलीगली ओमिट टू सप्लाई जेड फूड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ। ये जेलर है, उसने बी को खाना नहीं दिया तो वो
उसका वेट लॉस हो गया और काफ़ी दुबला पतला हो गया। बट द स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ। लेकिन इतना भी स्टारवेशन नहीं हुआ कि वो मर जाए भूख से। तो आगे क्या हुआ, ये इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये ऑफिस से डिसमिस्ड कर दिया गया। एंड बी सक्सीड हिम, और बी नया ड्यूटी पे आया। विदाउट कोलूजन और कोऑपरेशन विथ ए इलीगली उमिस टू सप्लाई जेड फूड नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज जेड डेथ। और वो भी आया तो भी बिना कोऑपरेशन का, एक दूसरे से बात नहीं हुआ था ए और बी में, दोनों जेलर में। ए डिसमिस हो गया तो बी आया, बी भी खाना देना बंद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रिजनर जो था जेड, उसका डेथ हो गया। तो जेड कॉजेज जेड से थे, जेड died of hunger. B is guilty of murder, but as A did not cooperate with B, A is guilty only of attempt to commit murder. A जब था तब वो काफ़ी दुबला पतला हो गया था, काफ़ी वेट लॉस हो गया था, लेकिन वो जिंदा था, मरा नहीं था। तो A इज नॉट गिल्टी फॉर मर्डर, A इज गिल्टी फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। अब B, जब B आया, A को डिसमिस कर दिया गया तो B आया, लेकिन दोनों एक दूसरे का प्लान नहीं बनाया था। तो बी क्या किया कि बी भी खाना उसको देना बंद कर दिया, वो मर गया। तो बी इज गिल्टी फॉर मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए कितना साल सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 10 साल, अब बढ़ गया, और मर्डर के लिए 20 साल। उसी तरह से ए और बी वहाँ भी इसके पहले वाला एग्जाम्पल में भी जेलर था, लेकिन 6-6 घंटा की ड्यूटी था। 6 घंटा वो आया तो खाना नहीं दिया, 6 घंटा दूसरा आया वो खाना नहीं दिया, तो इस तरह से मर गया। तो दोनों को ज्वाइंट लायबिलिटी वहाँ बन जाता है, क्योंकि कोऑपरेट किया, एक दूसरे के एक्ट में कोऑपरेट किया, इसलिए ज्वाइंट लायबिलिटी बनता है और दोनों मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 38, सेक्शन 38 इसमें कहता है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। जैसे where several persons are engaged or concerned in commission of a criminal act, they may be guilty of different act by means of that act. कई लोग एक अपराध कर रहे हैं तो एक पार्टिकुलर पर्सन डिफरेंट एक्ट के लिए लायबल हो सकता है नहीं, उसके बारे में यहाँ बात करता है। जैसे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देखिए, बोल रहा है कि यदि डिफरेंट एक्ट करता है तो वो पर्सनली लायबल होगा। और कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। Yet X did under such circumstances of grave provocation that his killing of Jade would be only culpable homicide, not amounting to murder. इन ग्रेव प्रोवोकेशन पे जेड पे अटैक कर दिया, और जेड को यदि वो जान से मार देता तो अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड होता, नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड में मात्र 10 साल का सज़ा मिलता है। यदि होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, यदि या मर्डर बोलते हैं उसको, मर्डर कर दिए तो उसमें 20 साल का सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा भी है। हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड एंड इंटेंडिंग टू किल हिम and not having been subject to provocation, assist A in killing Z. A को कोई असिस्ट करता है जेड को मारने में, कौन, बी। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, असिस्ट कर देता है ए को जेड के मारने में। हेयर दो ए एंड बी बोथ आर इंगेज इन कॉजिंग जेड डेथ, बी इज गिल्टी ऑफ फॉर मर्डर एंड ए इज गिल्टी फॉर ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसमें ए को मिलेगा 10 साल का सज़ा और बी को मिलेगा 20 साल का सज़ा मर्डर के लिए। अब क्यों, अब ए और बी फाइट कर दिया, ए उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, उस्काया कि तू मेरे को मार देगा, मैं तेरे को मार दूंगा, और तू हमें क्या कर लेगा, धक्का दिया ऐसे तू क्या कर लेगा, और गाली देने लगा बहुत सारा, तेरा क्या औकात है, क्या ये है वो है। तो उसने बंदूक लेकर आला या लाठी निकाला, उसको मार देता जान से। मार ही रहा था कि ए उधर से एक और आया, बी बंदा आया, और वो भी उसको मारने लगा कि पहले से इससे मेरा भी दुश्मनी है। तो अब वो मर गया, दोनों ने पिटाई करा और वो मर गया। तो ए तो प्रोवोकेशन के लिए क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 10 साल का सज़ा मिलेगा। बी को कितना सज़ा मिलेगा, बी को मिल जाएगा 20 साल की सज़ा। ये कहता है सेक्शन 38 में कि पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी of different offenses. Persons concerned
इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी फॉर डिफरेंट ऑफेंसेज में बी गिल्टी फॉर डिफरेंट ऑफेंसेज के लिए गिल्टी हो सकता है। इलस्ट्रेशन दे देना है। इलस्ट्रेशन क्या देना है? ए और बी फाइट कर रहा है, ए और जेड फाइट कर रहा है। ए के क्या है? सडन एंड ग्रेट प्रोवोकेशन दिया और उसको लाठी से मारने लगा, जान मारने की टेंशन से। और बी आया उधर से, वो कूल माइंडेड था, और बी बोला कि ये जेड से मेरे को भी पहले से दुश्मनी है, इसको मैं भी पिटाई करूँगा। तो बी ने भी पिटाई करने लगा और मर गया। ए और बी के पिटने से जेड की डेथ हो गई। तो ए को 10 साल मिलेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बाद मर्डर किया तो उसके लिए लायबल होगा, तो 10 साल सज़ा मिलेगा। बी को 20 साल सज़ा मिलेगा, क्योंकि मिनिमम 20 साल सज़ा है मर्डर के लिए, क्योंकि उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं मिला था, वो कूल माइंड था, इसलिए उसको मर्डर के लिए लायबल होगा और उसको सज़ा मिलेगा 20 साल। उसके बाद सेक्शन 39 में क्या कहता है? वॉलेंटरली। A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, by means which at time of implying those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. वॉलेंटरली कोई क्यों काम करता है तो किसको वॉलेंटरली कहा जाता है? जो किसी के उस्कावे में, जो किसी के इंस्टिगेशन में, जो किसी के बहकावे से काम न करे, खुद अपनी इच्छा से काम करे, तो उसको कहा जाता है कि इसने यह काम वॉलेंटरली किया। तो सेम बात यहाँ भी कह रहा कि ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। उसकी इंटेंशन है कि इसको काउट करना, इसको काम को करना, तो कहा जाएगा कि वो वॉलेंटरली काम किया है। बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ इम्प्लाइंग दोज मीन्स ही न्यू दैट ही हैड रीजन टू बिलीव लाइकली टू कॉज इट। और वो जानता है कि यह ये काम करने वाला है और जानबूझकर ये काम करता है, अपनी मर्जी से करता है, अपनी इंटेंशन से करता है, अपने विल एंड विश से करता है, अपनी इच्छा से करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने यह काम को वॉलेंटरली किया है। यदि किसी का उस्कावा है, किसी का बहकावा है, किसी का इंस्टिगेशन है, तो कहा जाएगा कि वह अपना वॉलेंटरली काम नहीं किया है। अब एग्जाम्पल है, ये सेट फायर बाय नाइट, ये सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन ए लार्ज टाउन। एक घर में आग लगा देता है ए, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग ए रॉबरी, ताकि घर में आग लगा दिया, रॉबर घुस करके घर से सब भाग जाएगा या जो भी हो, और रॉबर घुस करके और सामान ले लें, दस कॉजिंग द डेथ ऑफ पर्सन। और घर में आग लगा दिया तो लोग कौन घुस रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन क्या सामान ले रहा है, क्या पता। जब घर में आग ही लगा तो आग बुझाने के लिए जा रहा है, और जाकर सामान लेकर के भाग गया। फिर दूसरा गया, एक बाल्टी थोड़ा सा वहाँ पानी छीट दिया जिससे कि आग बुझे ना, और कुछ सामान लेकर के भाग गया। May even be sorry that death has been caused for this act. Yet, if he knew that he was likely to cause death, he had caused death voluntarily. अब ये ने क्या किया कि आग लगा दिया, कि अब उसमें आग लगा देंगे, पानी बुझाने के लिए जाएंगे और फिर कुछ सामान चुरा करके रॉबरी कर करके चले जाएंगे। लेकिन उसमें जब आग लगाया तो उसका प्रोबेबल काउजेज है कि नहीं कि किसी का डेथ हो सकता है, तो उसमें जो सोया बंदा था उसकी डेथ हो गई। तो उस डेथ के लिए क्या वो लायबल है कि नहीं? तो हाँ। और क्या वो डेथ उसने वॉलेंटरली किया है? उसने तो उसको इच्छा नहीं था उसको करने का, उसको मालूम भी नहीं था कि इससे किसी का डेथ हो जाएगा, कोई सोया है, लेकिन प्रोबेबल कॉज तो है, इसलिए उसको माना जाएगा कि उसने वॉलेंटरली डेथ भी किया है। उसने वॉलेंटरली आग तो लगाया ही लगाया है, डेथ भी किया है, रॉबरी भी किया है, ये माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन
39 में। अब सेक्शन 40 देखते हैं। सेक्शन 40 में क्या कहता है? कहता है ऑफेंस। इसमें कुछ नहीं कहता है कि ऑफेंस डिनोट ए थिंग मेड पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड। आईपीसी में ऑफेंस क्या है? तो ऑफेंस आईपीसी में वो है जो उस एक्ट के लिए इंडियन पेनल कोड पनिश करता है, वो ऑफेंस है। जो एक्ट के लिए SC/ST एक्ट पनिश करता है, वो इंडियन पेनल कोड में ऑफेंस नहीं है। डोरी प्रोविजन पनिश करता है, इंडियन पेनल कोड में ऑफेंस नहीं है। ऑल साइड पनिश करता है, इंडियन पेनल कोड में ऑफेंस नहीं है। वो स्पेशल एक्सप्लोसिव एक्ट, सब्सटेंस एक्ट प्रोहिबिट कर पनिश करता है, लेकिन इसमें ऑफेंस नहीं है। NDPS पनिश करता है, लेकिन इसमें ऑफेंस नहीं है। NI एक्ट पनिश करता है, लेकिन इसमें आईपीसी में ऑफेंस नहीं होगा। तो यहाँ ऑफेंस का ये डिफिनीशन दिया है कि व्हाट इज ऑफेंस। तो ऑफेंस बोला एन एक्ट विच इज पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड इज एन ऑफेंस। ए थिंग या एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड इज एन ऑफेंस। An act means include omission also. An act made punishable by IPC इंडियन पेनल कोड द्वारा जो भी एक्ट पनिशेबल है उसको ऑफेंस बोलेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 40 में, सेक्शन 40 में। इंडियन पेनल कोड द्वारा जिस भी एक्ट के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है उसको उस एक्ट को ऑफेंस बोलेंगे। ये लिखा हुआ है सेक्शन 40 में। अब सेक्शन 40 में ये भी लिखा है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस। सेक्शन 40 में लिखा है कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस, तो इसमें क्या क्या है? एक है ह्यूमन बीइंग। एक क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए। तीसरा है ह्यूमन बीइंग तो होना चाहिए। कितने ह्यूमन बीइंग होना चाहिए? 2। एक क्या करेगा? एक्ट करेगा, मतलब एक एक्यूज होगा, दूसरे जिसके प्रति एक्ट होगा विक्टिम होगा। तो 2 ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। उसमें मेंसिरिया गिल्टी माइंड होना जरूरी है। मेंसिरिया मीन्स गिल्टी माइंड। मेंसिरिया मीन्स गिल्टी माइंड। तीसरा एक्ट या ओमिशन कुछ होना चाहिए। एक्ट हो, जैसे एक्ट क्या है कि किसी को पीट के मार दे। ओमिशन क्या है? बोला रस्सी पकड़े रहना, सूखा को मैं नीचे उतर रहा हूँ, रस्सी छोड़ दिया, तो ओमिशन हुआ। तो एक्ट हो तब भी अपराध है। कोई ओमिशन हो, लेकिन ये दोनों इलीगल होना चाहिए या आईपीसी के वायलेशन के तहत होना चाहिए। एक्ट हो या ओमिशन हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। चौथा इंजुरी टू अदर पर्सन। चौथा होना चाहिए कि इंजुरी हो जाए, इंजुरी टू अदर पर्सन। ह्यूमन बीइंग मतलब एक एक्यूज हो। ह्यूमन बीइंग एक एक्यूज तो होना चाहिए ना, एक्यूज हो। दूसरा इंजुरी टू अदर पर्सन मतलब एक विक्टिम हो। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि एक एक्यूज हो, एक विक्टिम हो, गिल्टी माइंड हो, एक्ट ओमिशन कुछ हो। ये 4 चीज़ होना जरूरी है अपराध के लिए। सेक्शन 40 में बोलता है कि कोई भी एक्ट जो पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड है वो ऑफेंस है। ऑफेंस के लिए 4 चीज़ होना ज़रूरी है। 2 व्यक्ति होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि एक एक्यूज होना चाहिए, एक विक्टिम होना चाहिए। दूसरा गिल्टी माइंड या मेंसिरिया होना चाहिए। एक एक्यूज होना चाहिए, एक हो गया। दूसरा
विक्टिम होना चाहिए, पॉइंट 2 हो गया। तीसरा गिल्टी माइंड होना चाहिए एक्यूज का, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हुआ कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। ये 4 पॉइंट होना जरूरी है, किसके लिए? अपराध के लिए। अब सेक्शन 41 में बोलता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। सेक्शन 41 में क्या बोलता है? स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ किसको बोलते हैं? जो एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो क्या है? स्पेशल। जैसे डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, आर्म्स एक्ट 1956, POA, SC/ST एक्ट, ये सब क्या है? स्पेशल सब्जेक्ट पे लागू हो रहा है, इसलिए ये स्पेशल एक्ट है। पॉक्सो एक्ट, NDPS एक्ट, NIA एक्ट, तो ये सब स्पेशल सब्जेक्ट पे लागू हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? स्पेशल एक्ट है। बिकॉज ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज नोन एज स्पेशल लॉ। अब सेक्शन 42 में कहता है लोकल लॉ। लोकल क्या है? तो बस सेम है 42। लोकल लॉ, ए लॉ एप्लीकेबल टू ए लोकल टेरिटरी, लोकल एरिया, तो हो गया लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या है? तो ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर टेरिटरी या पार्टिकुलर एरिया, टू ए पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, टू ए पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर भी रहने देते हैं, पार्टिकुलर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पार्टिकुलर भी रहने देते हैं। ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, या पार्टिकुलर टेरिटरी भी हो सकते हैं, पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोकल लॉ। जैसे मान लो कि कोई वन संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाया गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई कानून बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लोकल लॉ। कोई म्यूनिसिपैलिटी अपना एक्ट, स्पेशल एक्ट पास करके कुछ अलग से टैक्स लेता है, कुछ विशेष सुविधा देना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोकल लॉ। म्यूनिसिपैलिटी के जितना भी लॉ होगा लोकल लॉ होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर एरिया, सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी एरिया जो भी दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, गुवाहाटी है, उसी में सिर्फ एप्लीकेबल होगा, वही काम करेगा। पुणे है, तो इसलिए वो कहलाएगा लोकल लॉ। उसके बाद सेक्शन 43 में इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। इलीगल और लीगल दोनों को बताया गया है इसमें, सेक्शन 43 में। बताया गया है कि द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और which furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to emit। तो वो इलीगल हो जाएगा। इलीगल को पहले परिभाषित कर दिया, क्या क्या बोला? तो एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, तो इलीगल होगा। दूसरा क्या बोला? कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो इलीगल हो जाएगा। तीसरा क्या बोला? फर्निशिंग ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन के लिए नहीं, सिविल एक्शन, किसी का पैसा आपने लेकर के पैसा आप वापस नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट में ही मारे, तो सिविल एक्शन के लिए लायबल हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपको लीगली बाउंड है, आप इलीगल हो जाएगा, वो एक्ट आपका इलीगल है। पर्सन इज सेड टू लीगली बाउंड टू डू, और उसको क्या कर रहा? ओमिट कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। तो इलीगल को आप समझ गए। तो अब बाकी लीगल क्या हो गया? कि आपका जो कोई काम है वो किसी एक्ट, किसी लॉ का वायलेशन नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो हो जाएगा लीगल। इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी वायलेशन नहीं है, तब वो लीगल होगा।
अब चलते हैं सेक्शन 44 इंजूरी। इंजूरी क्या कहता है? इंजूरी डिनोट हार्म व्हाट एवर इलीगली कॉज टू ए पर्सन इन बॉडी माइंड रिपुटेशन और प्रॉपर्टी। सेक्शन 44 सेक्शन 44 में बोलता है इंजूरी। तो इंजूरी क्या है? इंजूरी है हार्म, है ना, हार्म इन बॉडी माइंड रिपुटेशन और प्रॉपर्टी, है ना, हार्म इलीगली कॉज टू ए पर्सन, हार्म कोई एनी हार्म इलीगली कॉज टू ए पर्सन, इलीगली कॉज टू ए पर्सन। अब लीगली इलीगली, अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो लीगली, और स्पोर्ट्समैन दोनों साइन किया है सहमति से स्पोर्ट्स कर रहा है तो वो लीगली हो जाएगा। तो वहाँ हार्म करना है, ए हार्म कॉज टू ए पर्सन, है ना, ए हार्म इलीगली कॉज टू ए पर्सन इन बॉडी माइंड रिपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन बॉडी में हार्म कर दिए तो भी चलेगा, माइंड में हार्म कर दिए तो भी चलेगा, रिपुटेशन में हार्म कर दिए तो भी चलेगा, प्रॉपर्टी में हार्म कर दिए तो भी चलेगा। तो बॉडी में हार्म कर दिए, पूरे शरीर में हार्म कर दिए, माइंड में अरे बहुत सारा गाली दे दिया तो उसको इंजरी हुआ कि नहीं? माइंड में। रिप्यूटेड पर्सन है, बहुत बड़ा पोस्ट पे है और उसको बहुत आप गाली दे दिए तो क्या हो गया? माइंड में इंजरी हो गया। कैसे हो गया? ये माइंड में हार्म हो गया, इलीगली कॉज टू ए पर्सन है। क्या आप ऑथराइज है किसी को गाली देने के लिए? नहीं। उसके बाद रिपुटेशन, और उसको गाली ही देते रहो तो वो भी रिपुटेशन उसका, और चोर बोल दो उसको, डकैत बोल दो, बेईमान बोल दो, और बहुत बड़ा अफसर है तो उसका क्या रिपुटेशन का हार्म हुआ कि नहीं? इलीगली कॉज हुआ कि नहीं? तो वो भी एक क्या है? हार्म हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आग लगा दिए, प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिए, प्रॉपर्टी को तोड़ दिए, प्रॉपर्टी के वैल्यू को डिमिनिश कर दिए तो वो भी क्या हो गया कि हार्म हो गया। तो ये चार तरह से बॉडी में हार्म कर दिए, माइंड में हार्म कर दिए, रिपुटेशन में हार्म कर दिए, प्रॉपर्टी में हार्म कर दिए। BMRP, है ना, बी से बॉडी, BMRP। इसमें यदि हार्म किए तो इंजूरी कहलाएगा। इसमें यदि हार्म आप कर दिए तो आपको कहलाएगा कि आपने इंजूरी कर दिया है। लेकिन एक लेमन के लैंग्वेज में इंजूरी क्या है कि किसी को मारा और उस पर चोट का निशान आ गया, या किसी को मारा और ब्लड निकला तो इंजूरी है। लेकिन ये भी है कि माइंड में किसी का आप हार्म पहुंचाए गाली दे देकर, तभी इंजूरी है। किसी को आप रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया तब भी इंजरी है। किसी को प्रॉपर्टी को आप जला दिए, नाश कर दिए, तोड़ दिए, फोड़ दिए, उसको तहस नहस कर दिए, विनाश कर दिए तो भी यह क्या है? इंजरी है। ये किस में कहता है? सेक्शन 44 में कहता है। सेक्शन 45 में लाइफ कहता है। लाइफ डिनोट ए ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट। लाइफ मीन्स जानवर का लाइफ नहीं, लाइफ मीन्स ये ह्यूमन बीइंग का लाइफ है। सेक्शन 45 में कहता है, लाइफ का परिभाषा दिया है कि लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट। लाइफ मीन्स होता है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सिर्फ लाइफ लिखा रहेगा तो लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जानवर का नहीं। लेकिन जानवर का लाइफ लिखा है तो जानवर का हो गया, लिखा ही है तो लिखा है तो हो गया। उसके बाद सेक्शन 46, इसमें क्या कहता है? कहता है डेथ। तो डेथ में भी वैसे ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट। तो डेथ, इसका मीनिंग है डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। Animal, the word animal denotes any living creature other than a human being. Animal means, अब एनिमल में बायोलॉजी में दो ही भाग में लिविंग बीइंग को बांटा गया, प्लांट और एनिमल। तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एनिमल, लेकिन यहाँ ला है
तो एनिमल बोल दिया तो ह्यूमन बीइंग के छोड़ करके बाकी जो भी है वो एनिमल में आएगा। एनिमल अदर देन ह्यूमन बीइंग, लिविंग क्रिएचर, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग एनिमल में आएगा। 47 में, सेक्शन 47 में एनिमल, एनी लिविंग क्रिएचर, एनी लिविंग क्रिएचर्स, बायोलॉजी में ऐसा नहीं है लेकिन लॉ में ऐसा है। एनी 47 में एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर्स अदर देन ह्यूमन बीइंग, अदर देन ह्यूमन बीइंग। वेसल कहता है, वेसल डिनोट एनीथिंग मेड फॉर कन्वेंस ऑफ वाटर, ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। वेसल मीन्स नाव। जलयान, जलयान शब्द किसी चीज़ का घोतक है जो मानव के या संपत्ति के द्वारा के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। माने मानव उससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किए जा रहे हो, कन्वेंस किए जा रहे हो, या प्रॉपर्टी कन्वेंस या ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा हो। जलायान मतलब नाव। उसके बाद ईयर और मंथ। ईयर सेक्शन 49 में कहता है, वेन एवर द वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज यूज्ड, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द ईयर और द मंथ इज टू बी रिकॉन्ड मीन्स टेकन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। ब्रिटिश कैलेंडर है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार अपना ईयर होगा। मीन्स मंथ बोल दिया जनवरी तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मंथ हो गया। एक महीना बोल दिया तो कौन सा एक महीना, जनवरी का, फरवरी का। और ऐसे नॉर्मली बोलेगा तो 30 दिन। नॉर्मली 1 साल बोलेगा तो 12 महीना। नॉर्मली 1 साल बोल दिया 2023 का तो 2023 का पार्टिकुलरली आएगा। 24 का तो 24 का आएगा। 22 का तो 22 का आएगा। नहीं तो किसी भी 365 दिन आएगा, लेकिन वह ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार आएगा। अब कहता है सेक्शन। द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ ए चैप्टर दिस कोड विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स्ड न्यूमेरिकल फिगर। वो तो आप अच्छे से जान रही है, प्रीफिक्स्ड न्यूमेरिकल फिगर है ना। 36 सेक्शन है। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ये प्रीफिक्स है, यही सेक्शन 37 है। उसके बाद क्या है, डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स्ड न्यूमेरल फिगर्स। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 इस तरह से। उसके बाद 51 में ओथ है। ओथ क्या है? ओथ इंक्लूड्स सोलमन अफर्मेशन मतलब सीरियस एक्सेप्टेंस सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ वेदर इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। 51 शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसे कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में अन्यथा कबूल के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। अब प्रत्येक जो शपथ की ला करके और गवाह को से गवाह लिया जाता है इंक्वायरी में भी और अदरवाइज विटनेस को भी, तो वही ओथ है। ओथ मीन्स सोलेमनी अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर ओथ और एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड ऑथराइज बाय लॉ, है ना, बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो भी कसम खिलाया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा, उसी को ओथ बोलते हैं। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान है और ऐसी कोई घोषणा है जिसका लोक सेवक से समक्ष किया जाना या न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। उसके बाद अब चलते हैं 51, 52 सेक्शन 52 गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी इन गुड फेथ, है ना, और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन, है ना। जब तक कि ड्यू केयर इंटेंशन से नहीं किया जाता है
तब तक उसको गुड फेथ हम नहीं कहेंगे। और एक है बोनाफाइड इंटेंशन, दूसरा है मालाफाइड इंटेंशन। तो मालाफाइड इंटेंशन क्या है कि बैड फेथ से कोई काम किया है ना, तो वो हो गया मालाफाइड इंटेंशन, तो वो अपराध की श्रेणी में आ गया। गुड फेथ से कोई काम किया, जैसे हमारा बच्चा गोदी में ले रहे हैं और ले करके खिला रहे हैं और किसी तरह से स्लिप होकर के गिर गया, तो क्या अपराध है? नहीं। क्यों? क्योंकि बोनाफाइड इंटेंशन था, कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं था, अपराध करने का कोई इंटेंशन नहीं था कि हम अपने बच्चे को मार दें। जैसे आपने सुना होगा उसका नाम माइकल जैक्सन का, जो पॉप डांसर था अमेरिका का, बहुत ही फेमस। तो वो अपने बच्चे को क्या है, बालकोनी से दोनों हाथ पकड़ करके और नीचे झुलाता था, दर्शकों को दिखाता था। तो दर्शक क्या होते थे, झूम उठते थे, लेकिन उस पर केस हो गया था कि आप इस बच्चा को एक क्रूएलिटी में आएगा, बच्चा को ऐसे हाथ पकड़ के नीचे नहीं आप घुमा सकते और नीचे उसको लहरा सकते हैं। किसी तरह से स्लिप कर गया तो बच्चा के तो जान जाएगी। तो उसके ऊपर एक केस किसी व्यक्ति ने केस कर दिया, कंप्लेन कर दिया और केस हो गया था। तो उसी तरह से यहाँ है कि गुड फेथ। तो गुड फेथ क्या है? सेक्शन 52 गुड फेथ। गुड फेथ, गुड फेथ क्या होता है? नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन, है ना। तो गुड फेथ है एनी एक्ट डन विथ एनी एक्ट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो वो क्या कहलाएगा? गुड फेथ कहलाएगा। ड्यू केयर, बहुत प्रॉपर केयर किए हैं और अटेंशन ध्यान दे करके कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा गुड फेथ। और कोई भी काम कर रहे हैं वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा। देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कभी कभी रिकॉर्डिंग करता हूँ और उधर बंद रहता है, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, बाद में देखता हूँ कि किसी का कॉल आया है और वो बंद हो गया। इसलिए जब भी रिकॉर्डिंग करना है तो फ्लाइट मोड में ही रख के करना है। गुड फेथ हो गया। गुड फेथ में एक केस है, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेज भगवान बैरिक, AIR 1987 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 1265। तो इसमें कहा गया, इन दिस केस इट वाज डिसाइडेड दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रूव ड्यू केयर एंड अटेंशन फॉर द गुड फेथ। गुड फेथ में आप बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि ड्यू केयर लिया गया था और अटेंशन लिया गया था, प्रॉपर अटेंशन प्रॉपर प्रिकॉशन लिया गया था, तभी बोला जाएगा कि ड्यू केयर, तभी बोला जाएगा कि यह गुड फेथ है। फॉर द गुड फेथ, लॉजिकल इनफैलिबिलिटी कैन नॉट बी गिवन प्लेस इन दिस। लॉजिकल infallibility cannot be given place in this. In this case, the accused killed a person who was going to collect the utensils which were kept washed near the pond. Sorry. Logical infallibility cannot be given place in this. लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ, आपने ड्यू केयर और इंटेंशन दिया कि नहीं। इस केस में क्या है कि accused was killed a person, accused had killed a person who was going to collect the utensils which were kept washed near the pond, जो कि तालाब के किनारे बर्तन धोया था, वो बर्तन को ले जाने के लिए जा रहा था और उसको चोर समझ के या जो कुछ भी गलत आदमी समझ कर उसको उसने मार दिया। तो आपने क्या ड्यू केयर इंटेंशन लिया? बाद में RPD देगा कि हमने अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस ऑफ सेल्फ, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में इसको जान से मार दिया। तो बोला क्या आपने पता किया था, ड्यू केयर लिया, प्रॉपर प्रिकॉशन लिया, प्रॉपर अटेंशन लिया, पता करा, आप श्योर थे कि वह चोर ही था, वो अपना बर्तन लेने नहीं जा रहा था? नहीं, तो ड्यू केयर इंटेंशन नहीं लिया,
तो आप गुड फेथ में नहीं मारे हैं, आरपीडी में नहीं मारे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आपने मर्डर नहीं किया है, और वो लायबल कर दिया गया। अब सेक्शन लास्ट है 52A, जो कि बाद में जोड़ा गया है। सेक्शन 52A हार्बर है। ये हार्बर क्या होता है? हार्बर मीन्स आश्रय देना। जैसे कोई आतंकवादी है, उसको आप घर दे दिए, 2 दिन रहो, फिर जाके पार्लियामेंट में बम से उड़ा दो, और फिर जाकर के यहाँ रहना, किसी को पता भी नहीं चला, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, और फिर भाग जाना। तो ये क्या हुआ? हार्बर हो गया। किसी आतंकवादी को आपने खाना दिया तो भी क्या हो गया? हार्बर हो गया। किसी का आतंकवादी को आपने वस्त्र दिया, हार्बर हो गया। जाड़ा के मौसम में रजाई दे दिया तो हार्बर हो गया। और मेडिसिन दिया, वो भी हार्बर हो गया। पानी इवन दिया, वो भी हार्बर हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स दिया, वो भी हार्बर हो। किसी तरह से आप उसको हेल्प किए, कन्वेंस का साधन दे दिए, बंदूक दे दिए, उसका एम्यूनिशन दे दिए, तो सब कुछ क्या हो गया? हार्बर में आएगा। तो हार्बर करना एक अपराध है, और ये सेक्शन 52A में जोड़ा गया। 52A है, मतलब बाद में जोड़ा गया है। तो एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 इन एंड इन सेक्शन 130 इन केस इन विच हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ पर्सन हार्वर्ड, द वर्ड हार्बर इंक्लूड, मतलब कहता है कि एक्सेप्शन इसका है, वाइफ और हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड जो हार्बर देता है, वाइफ और हस्बैंड हार्बर देता है, मतलब आश्रय देता है, तो नॉट ऑफेंस है, नॉट एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस नहीं है। उसके अलावा कोई भी हार्बर आतंकवादी को करता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा। यही बोल रहा है कि एक्सेप्ट वाइफ और हस्बैंड of the person harbored. The word harbor includes supplying a person with shelter. तो हार्बर कैसे कैसे कर सकता है? तो सप्लाइंग ए पर्सन विथ क्या क्या, तो उसको शेल्टर दे दिया। क्या दे दिया? शेल्टर दे दिया। तो शेल्टर भाई नहीं देना है, घर रहने के लिए दे दिया, रूम रहने के लिए दे दिया, तो हार्बर किया नहीं किया। उसके बाद उसको फूड दे दिया, खाना दे दिया। भाई खाना क्यों दिया? खाना नहीं देना है। उसके बाद उसको ड्रिंक पानी भी दे दिया, तब भी कोल्ड ड्रिंक या नारियल पानी कुछ भी चलेगा, हाँ पानी भी चलेगा, तो पानी भी दे दिया तब भी। उसके बाद उसको मनी दे दिया। पैसा क्यों दिए भाई? मनी नहीं देना है उसको, तो भी यह हार्बर की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद उसको क्लोथ दे दिया, कपड़े पहनने के लिए दे दिए। क्यों दिए? जाड़ा में उसको कपड़े पहनने के लिए, हार्बर के श्रेणी में आएगा। उसके बाद उसको आर्म्स दे दिए। आर्म्स क्यों दिए भाई? आर्म्स दे दिया। उसके बाद उसको एम्यूनिशन दे दिया। एम्यूनिशन दे दिया। एम्यूनिशन क्यों दिया? एम्यूनिशन दे दिया, एम्यूनिशंस, तो भी वो हार्बर के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद उसको कन्वेंस दे दिया, है ना, 8 में कन्वेंस दे दिया, मतलब आने जाने के लिए साइकिल दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, गाड़ी दे दिया, किसी तरह से कन्वेंस, जहाज दे दिया, नौका दे दिया, किसी तरह से कन्वेंस का साधन दे दिया। तो कन्वेंस इसको नहीं देना है। कन्वेंस क्यों दे दिए भाई? उसके बाद कहता है कि असिस्टिंग ए पर्सन इन एनी मीन्स, इन एनी मैनर, असिस्टिंग इन एनी, कोई साधन द्वारा, एनी मीन्स किसी भी साधन द्वारा आप उसको असिस्ट कर दिए। अब सब साधन तो दिखाएगा, बोतल दे दिया, गिलास दे दिया, बर्तन दे दिया, कढ़ाई दे दिया। अब इतना चीज़ लिखने लग गया तब तो हो गया। बोला कि असिस्टिंग इन एनी मीन्स, कोई भी साधन आप प्रदान किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि आपने हार्बर कर दिया उस आतंकवादी को, और ये अपराध की श्रेणी में आएगा। उसके बाद कहता है वेदर द सेम काइंड एज दोज इनमरेटेड इन द सेक्शन और नॉट टू अवॉइड अप्रीहेंशन, और उसको
अप्रीहेंशन मतलब उसको अरेस्ट होने से, पुलिस के गिरफ्त में आने से वो बचाए, ऐसा भी कोई काम आप कर दिया कि पुलिस की गिरफ्त होने से बचाए, तो भी माना जाएगा कि हार्बर। अब 10 मिनट के लिए हम बोले कि इस रूम में छुप जाओ, और तब तो पुलिस उधर से आ रहा है, उधर से चला जाएगा। अब मान लो मेरे से पूछा भी तो उधर गया है, मैं हम इशारा कर दिया है यहाँ, फिर बोले 10 मिनट बाद तू इधर से निकल के उधर चल जाओ, तो मैंने बोला मैं तो 10 मिनट ही रखा था, नहीं, तब भी हार्बर माना जाएगा। दिस सेक्शन हैज इंसर्टेड इन अंडर द इंडियन पेनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1942 में। यह सेक्शन 42 को, सेक्शन 52A को 1942 में इंसर्ट किया गया, इंसर्टेड अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंसर्ट किया गया था। अब चैप्टर 2 ख़त्म हो गया दोस्तों, अब चैप्टर 3 देखेंगे, चैप्टर 3 देखेंगे और सेक्शन 53 से आगे हम देखेंगे, सेक्शन 53 से आगे हम देखेंगे। चैप्टर सेक्शन 52A तक ख़त्म हो गया। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए बहुत सारा मेहनत कर सकूं, ताकि इससे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो। कोई जुडिशरी एग्ज़ाम आपका निकल जाए, कोई APO का एग्ज़ाम निकल जाए, या अन्य कोई हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम निकल जाए, या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लॉ से रिलेटेड कोई आप दे रहे हैं तो वो निकल जाए, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, यही मेरा मकसद है दोस्तों। और इसी मकसद के साथ हम यह वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।